स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, फिजिकल स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में काफी डीपली हमने स्टडी की थी और आज हम क्या करेंगे, इन चीजों का केमिकल रिएक्शंस को लिखने के साथ साथ, उसके इक्वेशंस को लिखने के साथ साथ, बैलेंस करने के साथ साथ और भी चीजों की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साथ ही हम कुछ नए टॉपिक्स को भी सीखते चलेंगे। तो आज के टॉपिक्स में हम कवर करने वाले हैं व्हाट हैपेंस एक्चुअली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान एक्चुअल में क्या होता है वो देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक्चुअली होता क्या है। हमने तो डेफिनेशन दे दी, केमिकल रिएक्शन मतलब द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस, है ना, कि वो चेंज जिसमें कि एक नया सब्सटेंस बनता है इनिशियल सब्सटेंस से, और इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या होता है आइए हम देख लेते हैं। चलिए पीछे के एक एग्जांपल हम याद करते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का इक्वेशन हमने लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिएक्ट करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है। मैग्नीशियम तो बिल्कुल अलग है। चलिए मैग्नीशियम को हम Mg से एक सर्कल के अंदर दिखा देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के दो एटम साथ में है। ठीक है, ऑक्सीजन के दो एटम साथ में, ठीक है, ये ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड होता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो मैंने इस तरह का निशान डाला है, असल में इसे हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, यहां पर आप देख रहे हो केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ये जो दो ऑक्सीजन के एटम है इनके बीच का बॉन्ड ना ब्रेक होता है ना, इसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है। ठीक है, देखिए ये मैग्नीशियम है ये वाला, और यहाँ पे बॉन्ड टूटता है और दोनों एटम अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का दूसरा एटम, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब बॉन्ड को टूटने के लिए ना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ER का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसे जरूरत पड़ती है एनर्जी की। ठीक, और फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का जो एटम है वो अब ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ अब बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड है ना, ओल्ड केमिकल बॉन्ड ये टूट जाता है। ठीक है, ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो न्यू केमिकल बॉन्ड बनता है, न्यू केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, पुराना केमिकल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे नया केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एक्चुअल में यही होता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, और जब नया बॉन्ड बनता है ना उस समय एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है बॉन्ड्स को टूटने के लिए, और जब बॉन्ड नया वाला बनता है उस समय एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में यही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पुराने बॉन्ड टूटते हैं जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और नया बॉन्ड बनता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल क्या होता है, एक रिएक्शन में, है ना, टूटने के लिए एनर्जी चाहिए और नया बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर टूटने में ज्यादा एनर्जी खर्च होता हो और नया बॉन्ड बनने में अगर कम एनर्जी निकलता हो, है ना, एनर्जी की जरूरत ज्यादा हो
और प्रोडक्शन कम हो, तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है ना कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक, मतलब ये अगर हम एनर्जी रिक्वायर्ड को ER से दिखा दें और एनर्जी प्रोड्यूस्ड को EP से दिखा दें, तो जो हमें जरूरत है एनर्जी की बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ज्यादा है ना, और जो एनर्जी बनती है नया बॉन्ड बनते समय अगर वो कम है, तो इस तरह का रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर पुराना बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, वो कम चाहिए और नया बॉन्ड बनते समय अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो इसमें नेट क्या होता है, अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें नेट एनर्जी का फ्लो क्या होता है भाई, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जब किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम आगे सिस्टमेटिकली डिफाइन करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो देखिए क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इस कंटेनर में हम कुछ चूना लेते हैं। चूना पता है किसको कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग यूज होता है ना, व्हाइट वॉशिंग के लिए पोचाड़ा जो करते हैं हम लोग घरों में, है ना, चूना, इसको हम लाइम कहते हैं। ठीक है, क्विक लाइम, हम इसमें क्विक लाइम लेते हैं। ठीक, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चूना लेते हैं हम लोग एक बर्तन में। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या ऐड कर देते हैं, वाटर। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी चूने में पानी डाल दिया जाता है तो वो क्या करने लगता है, पूरा उबलने लगता है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, वाटर और ये जो क्विक लाइम है इन दोनों के बीच में ना रिएक्शन होता है। ठीक, तो क्या रिएक्शन होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको देखना, जब भी चूने में पानी डाला जाता है यानी क्विक लाइम में वाटर डाला जाता है तो पूरा वो बिल्कुल बॉईल करने लगता है ना, हम अपनी भाषा में कहें तो डबकने लगता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ हीट रिलीज हो रहा है, तो बताइए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक होगा, तो डेफिनेटली ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया। ठीक है, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक, अब ये दोनों चीजें रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है और इसका आम नेम है स्लैक्ड लाइम।
स्लैक्ड लाइन। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो दो सब्सटेंस है ना, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा वाटर, ये दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, और हमने कल सीखा था कि जो दो सब्सटेंस इनिशियली पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि दो चीजें कंबाइन हो रही है ना, दो चीजें कंबाइन होकर के सिंगल हो जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, द रिएक्शन in which two or more reactants combine to give a single product is called combination reaction। ठीक है, is called combination reaction। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोयले का जलाना। ठीक, कोयला जलता है तो क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोयला लेते हैं, है ना, पहले हम वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, कोल प्लस, देखो बर्निंग के लिए कौन सा गैस जरूरी होता है, ऑक्सीजन। ठीक, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां भी दो रिएक्टेंट, कौन कौन सा, कोल और ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और साथ ही जब कोयला जलता है तो क्या उसमें से हीट निकलती है कि नहीं निकलती है, पूरा बहुत ज्यादा हीट निकलता है। तो चूंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो वर्ड इक्वेशन हो गया। इसका केमिकल इक्वेशन, कोयला का सिंबल क्या है, कार्बन। कोयला क्या होता है भाई, कार्बन को ही कोयला कहा जाता है। ठीक है, C प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। अब ये दोनों है ना रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट। तो उसको हम हीट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हीट को कई बार जो है ना ऐसे डेल्टा से छाप के छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब होता है हीट। ठीक, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये हम पहले भी बात कर चुके थे। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। और ये भी कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, देखिए मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, क्या इस समय भी एनर्जी रिलीज होती है, यस, इस समय भी एनर्जी मिलती है ना। मैंने बताया था कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलता है, और लाइट भी क्या है, एनर्जी ही है। ठीक है, तो एनर्जी निकलता है। ठीक है,
जब आपको पता नहीं हो कि एनर्जी किस फॉर्म में निकल रहा है, हीट में कि लाइट में कि साउंड में, तो उसमें खाली एनर्जी लिख दीजिएगा। और अगर आपको पता है कि एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही है तो आप हीट लिख दीजिए वहां पे। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो रिएक्शंस है वो किसके एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। क्यों? क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे की चीजों को देख लेते हैं। पीछे हम लोग सीखे थे बैलेंस करना, क्या ये बैलेंस्ड है? तो देख लेते हैं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक और एक, दो ऑक्सीजन है। अब देखिए दो से यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, ये बैलेंस है। अब फिजिकल स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, क्विक लाइम, चूना, कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे हम एस दिखा देंगे। वाटर कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। ठीक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है। ठीक है, या कह सकते हैं चूंकि ये, हाँ ठीक है, सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोल, कोयला कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, चलिए बैलेंस है क्या? देखिए एक कार्बन, दो ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक, चलिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम कौन सा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, बैलेंस है क्या? तो बैलेंस नहीं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इधर एक, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे कोएफिशिएंट। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, थोड़ा दिन तक हम लोग 1-2 दिन तक ये सारा चीज देखते चलेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग करना, फिजिकल स्टेट्स वगैरह, फिर आप खुद समझ जाओगे कैसे बैलेंस करना है और फिजिकल स्टेट क्या होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा यूज देख लेते हैं सिलेक्ट लाइन का, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, यूज ऑफ सिलेक्ट लाइन, देखिए क्या होता है। सिलेक्ट लाइन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, घरों की जो दीवारें होती है ना उसको व्हाइट करने में, ठीक है, उसको हम लोग अपनी भाषा में पोछाड़ा मारना कहते हैं। ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जब हम सिलेक्ट लाइन का यूज करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए सिलेक्ट लाइन reacts with CO2 present in air and forms white calcium carbonate। ठीक है, क्या होता है ना, ये मान लेते हैं कोई एक दीवार है। ठीक है, इस पे जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब सिलेक्ट लाइन। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम इस पे अप्लाई करते हैं, आमतौर पर क्या है कि ये ज्यादातर एक्वस ही होता है। देखिए अभी मैंने पीछे वाले रिएक्शन में आपको लिखाया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, बट वो सॉलिड तब होता है ना जब उसमें पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तब वो सॉलिड हो जाता है, और अगर उसमें पानी की मात्रा मौजूद है तो वो एक्वस लिखाएगा। ठीक है, तो पीछे भी आप चाहो तो एक्वस लिख सकते हो, ज्यादातर केसेस में एक्वस ही होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब हम दीवार पे अप्लाई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक, तो ये क्या करता है, जो एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, उससे ये रिएक्ट कर जाता है, और उससे रिएक्ट करके ये एक प्रोडक्ट देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही पूरा व्हाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा दीवार जो है वो व्हाइट दिखने लगता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है जो कि व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इसका रिएक्शन यही होगा, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है,
प्लस ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, और रिएक्शन करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस क्या होता है, वाटर जो है वो वेपर बन के निकल जाता है। तो वेपर बन के निकलता है तो इसे हम कौन सा फॉर्म में दिखाएंगे, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी is released with along with products is known as exothermic reaction। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होता हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स कॉम्बिनेशंस के अंदर जितना भी लिखा वो सब के सब होंगे, प्लस हम कुछ और देख लेते हैं। एक देख लेते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या नेचुरल गैस का जलना एक केमिकल रिएक्शन है? यस, है ना, एकदम फर्स्ट डे याद कीजिए, किसी भी चीज का जलना केमिकल रिएक्शन होता है। तो नेचुरल गैस, पहले तो हम वर्ड इक्वेशन बनाएंगे, नेचुरल गैस, और बर्निंग के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। ठीक है, ये तो वर्ड इक्वेशन हो गया। अब इससे हम केमिकल इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो नेचुरल गैस का क्या फॉर्मूला होता है, CH4, और चूंकि ये गैस है तो फिजिकल स्टेट ये हो जाएगा G। ऑक्सीजन ये भी गैस होता है, फिजिकल स्टेट G। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी क्या हो जाएगा, गैस। प्लस वाटर निकलता है वेपर के फॉर्म में, तो वाटर का फॉर्मूला H2, और वेपर के फॉर्म में है तो गैस लिखेंगे। प्लस क्या निकलता है, हीट निकलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हीट रिलीज होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि चूंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है ना भाई। हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम लोग जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में आता है LPG, उसको बर्न करते हैं तो वहां भी यही रिएक्शन होता है। ठीक है, खाली वहां पे नेचुरल गैस नहीं होता है बल्कि एक दूसरा गैस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक, तो वो गैस भी जब जलता है तो क्या होता है, हीट निकलता है। तो हीट निकलता है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्या ये बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। ठीक, तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और इधर कितना है, 2 और 2, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस तो है ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है रिएक्शन
रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं, वो उसमें ना कार्बोहाइड्रेट होता है, और डाइजेशन के बाद वो कार्बोहाइड्रेट ना ग्लूकोज में बदल जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ठीक, अब वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऐसे खींचते हैं जब हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से सभी सेल में चला जाता है। अब सेल के अंदर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों रिएक्शन करते हैं और एनर्जी निकलती है। तो चूंकि एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, इसका रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें, तो अगर वर्ड इक्वेशन लिखना चाहें तो वर्ड इक्वेशन क्या बनेगा इसका, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, देखते हो ना, हमारा बॉडी हमेशा एक टेम्परेचर मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस। आप कभी भी अपनी बॉडी को टच करके देखो, ये हमेशा हॉट फील होगा। तो ये एनर्जी कहां से आती है हमारे बॉडी को हिट रखने के लिए, यही रेस्पिरेशन से ही एनर्जी रिलीज होती है। और चूंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में एक सवाल है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखना चाहें, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑक्सीजन का O2। ठीक, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, बैलेंस तो नहीं है, चलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं, बैलेंस इसे आप कीजिएगा। ठीक, फिजिकल स्टेट लिख दो, ग्लूकोज हमारे बॉडी में देखो पानी के साथ जाता है, तो एक्वस फॉर्म में हो गया। ऑक्सीजन भी जो है ना, ये पानी में ही घुल के जाता है। ठीक है, साथ में घुल के जाता है, तो इसे भी हम एक्वस ही लिखेंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ये भी एक्वस ही होगा। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव, या सीधा सीधा लिखिए डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक वेजिटेबल। ठीक है, फूड etc। ठीक है, कोई भी चीज का डिकम्पोजिशन है ना, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो मैटर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर का अगर डिकम्पोजिशन होता है ना, जैसे कि वेजिटेबल सब्जी हम लोग डिकम्पोज होता है, जैसे खेत में आप सब्जी फेंक दो तो डिकम्पोज हो जाता है, फूड फेंक दीजिए वो भी डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज का डिकम्पोज होना कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होता है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ फेरस सल्फेट का, है ना, फेरस सल्फेट फॉर्मूला होता है इसका केमिकल
FeSO4 डॉट, और इसके साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आमतौर पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, 7H2O, बट जरूरी नहीं कि 7 ही हो, कभी कभी कम ज्यादा भी होता है, इसलिए इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है XH2O। X का मतलब यहाँ पे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, बट जनरली 7 होता है, इसलिए चलिए हम इसे 7 लिख देते हैं, 7H2O, ठीक। अब इसका जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है फेरस सल्फेट का, ठीक है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। और इसका कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ये अभी इतना जानिए कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ना, जो ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बनता है ना, उसको क्रिस्टल बनाने में मदद करता है और इसको कलरफुल भी बनाता है, ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन है तो किसकी वजह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा पहले ना इसको हिट करते हैं, हल्का सा पहले हिट करेंगे। थोड़ा सा जब हिट करेंगे ना तो क्या होता है, ये FeSO4 में बदल जाएगा पहले, ठीक है, पहले ये FeSO4 में बदल जाएगा। इस पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये वेपर बन के निकल जाता है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका वेपर बन के निकल जाता है। और अब ये क्या हो जाता है, FeSO4 बन जाता है। तो जब इसमें वाटर मौजूद रहता है ना, तब हम इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और जब थोड़ा सा इसको हिट कर देंगे, गर्म कर देंगे थोड़ा सा, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका हट जाता है और अब इसका नाम हो जाता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट अब इसका नाम हो जाता है, ठीक। और जब ये एनहाइड्रस हो जाता है, कहने का मतलब जब इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, तब ना इसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जब ये व्हाइट कलर का हो जाता है तब हम फिर से इसे हिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, फेरस सल्फेट को जब हिट करते हैं हम लोग, है ना, ज्यादा हिट करते हैं, देखिए डेल्टा का मतलब क्या है, इसको हिट किया जा रहा है, ठीक। तो जब हम इसको हिट करते हैं तो ये बनाता है फेरस ऑक्साइड प्लस बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बनाता है फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइ, फेरस नहीं सॉरी, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरिक। मैंने आपको बताया था कि कब फेरस कहना और कब फेरिक कहना है, ठीक। जैसे हमने पढ़ा था ना कि आयरन का 2-2 वैलेंसी होता है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, Fe+2 और होता है Fe+3। तो जब हायर वैलेंसी वाला आयरन यूज होगा तो उस समय हम फेरिक पढ़ेंगे, और जब लोअर वैलेंसी वाला आयरन यूज होगा तो उसे हम फेरस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां जो बना है ना ये वाला, तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, आयरन का वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो ये वाला वैलेंसी यहां आ गया होगा और ये वाला वैलेंसी यहां आ गया होगा। तो फॉर्मूला फाइनली क्या बना, Fe2O3। तो जब हायर वैलेंसी यूज होगा, देखिए आयरन का हायर वैलेंसी यूज हुआ है तो हम इसे फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। और अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप इसे ये नाम भी दे सकते हैं, आयरन, और ब्रैकेट में इसका वैलेंसी दिखा दीजिए, आयरन 3 ऑक्साइड भी आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां हो क्या रहा है, हम एक सिंगल रिएक्टेंट लिए हैं यहाँ पे, और जब इसको हिट कर रहे हैं तो ये 3 टुकड़े में बदल जा रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल चीज 3 अलग अलग टुकड़ों में टूट रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस
स्मॉल पीसेस में टूट करके दो या दो से ज्यादा पार्ट बनाता हो, है ना, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डिकम्पोज होने का मतलब ही होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ यही चीज हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा सा फिजिकल स्टेट की बात कर लें। ये सॉलिड होता है, फेरिक ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस होता है। थोड़ा बैलेंसिंग की बात कर लें तो बैलेंस नहीं है, यहाँ आयरन 2 पीस है, चलिए यहाँ सीधा सीधा 2 लगा देते हैं तो देखिए बैलेंस हो जाएगा Fe2, ठीक। सल्फर देखिए 2 और यहाँ 1 और 1 यहाँ 1, 2 सल्फर इधर भी हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन गिन लीजिए, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन और 2 5 ऑक्सीजन और 3 8 ऑक्सीजन, मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए हम इसको डेफिनेशन यहाँ जगह नहीं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। द रिएक्शन in which one reactant या substance in which a substance breaks to give two or more products is called decomposition रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ बेहतर होगा एक सिंगल वर्ड डाल दीजिए, अ सिंगल, ठीक है। अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स टू गिव 2 और मोर, 2 मतलब TWO, ठीक है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। चलिए हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को लाइम स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन। इसको जब हम हिट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करते हैं तो ये भी क्या होता है ना, 2 पार्ट में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर के 2 प्रोडक्ट दे रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड ये केमिकल नेम हो गया, और वैसे इसे जनरली क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्विक लाइम। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। चलिए तीसरा हम लोग ले लेते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल 2। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है पता है ना आपको, सिखाया था मैं, वैलेंसी याद रखिए तभी फॉर्मूला लिख पाओगे, ठीक है। लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हिट करते हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हिट किया जाएगा तब बनता है लेड ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और प्लस इसमें बनता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां भी क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट होकर के या टूट करके 3 प्रोडक्ट दे रहा है ना, यानी 2 से ज्यादा हो गया।
तो इसी भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, दो हो या दो से ज्यादा हो, डिकम्पोजिशन। चलिए इसका फिजिकल स्टेट, लेड नाइट्रेट सॉलिड होता है, लेड ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस होता है, और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। यहाँ पर एक चीज कलर कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो गैस निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है, कई बार पूछ दिया जाता है कि कलर का, गैस का कलर बताइए, तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये टूट करके तीन चीज दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। बैलेंस करके देख लेते हैं, बैलेंस है या नहीं है। यहां पे देख सकते हो 2 नाइट्रोजन है, और यहां नाइट्रोजन सिंगल है, ठीक, तो 2 तो यहां लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेड यहां एक पीस है, यहां भी एक पीस है, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन हाँ 2 बन जाए, यहाँ सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं है तो 1 समझना है, ठीक है, तो 2 1 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 2 3 6, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 1, और 2 2 4, कितना हो गया 5, 5 और 2 7, ऑक्सीजन तो गड़बड़ हो गया, तो ऐसा करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक, तो लेड भी डबल हो गया, तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, तो अब नाइट्रोजन 2 2 4 हो गया, इसका मतलब है यहाँ हमें अब 4 लगाना पड़ेगा, तो लेड और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन आप देखोगे नो 2 3 6, 6 2 12, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन और 4 2 8, 8 और 2 10, 10 2 12, ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं अपना नया टॉपिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी उस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, द रिएक्शन in which energy is absorbed, ठीक है, in which energy is absorbed is called endothermic रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए उसके एग्जाम्पल कौन है, तो ये सब के सब है, ये सब अभी हमने पढ़ा था कि ये डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है, बट ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हो गए। क्यों, क्योंकि देखिए फेरस सल्फेट को जब हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी इसको देंगे तो ये अब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके फिर ये टूटेगा। तो इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की नीड है, तो कैसा रिएक्शन हो गया ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी, क्योंकि सबको हीट देना पड़ रहा है तब वो रिएक्शन हो रहा है, अदरवाइज रिएक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये 3 एग्जाम्पल हैं और एक और लेते हैं। Reaction between barium hydroxide and ammonium chloride,
अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH2। ठीक, ये रिएक्शन किसके साथ करता है, ये रिएक्शन करता है आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके और बनाते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये सब केमिकल रिएक्शंस को आप याद कर लेना। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट बनता है। तो अब इसमें होता क्या है ना कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने पहले क्या ले लिया, पहले हमने ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड और अब हम इसमें मिला देते हैं, अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं, है ना, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसमें मिक्स कर देते हैं तो ये बहुत ठंडा हो जाएगा, है ना। जब इसको छुओगे ना तो इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -20 का मतलब समझ रहे हो, बर्फ से भी नीचे का टेम्परेचर है, जो आइस का टेम्परेचर होता है ना बर्फ का, उससे भी नीचे, इतना कोल्ड हो जाता है ये। तो कोल्ड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आसपास जो हीट होगी ना, वो हीट एनर्जी को ये अब्सॉर्ब कर लिया, आसपास का हीट एनर्जी इसने अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, आसपास का कहने का मतलब ये जो कंटेनर है, बर्तन का एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, बर्तन से टच जो बाहर एयर वगैरह होंगे वहां से भी ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये भी कैसा रिएक्शन हो गया आपका, ये 4th एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये ना एक बॉक्स में छुपा हुआ एक जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, लोग जल्दी इसको ध्यान नहीं देते, पर आपको समझ लेना है इस चीज को। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हम 3 टाइप का देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन किया जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के तरीके के ऊपर, कि किस तरह का एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, किस तरह का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब होता है जब एनर्जी हम हीट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए अगर हम एनर्जी हीट के फॉर्म में दें तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए अगर हम एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में दें, ठीक है, सनलाइट के फॉर्म में अगर हम एनर्जी दे रहे हो तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम दें तब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनके बारे में डिटेल्स है और इनके एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है और चाहो तो सजेशन भी है आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी बुक को आप कंप्लीटली एक बार स्टडी कीजिए। ठीक है,
उसके बाद आप अदर बुक्स, जैसे कि मैंने रिकमेंड किया था बच्चों को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर इस सब के अलावा अगर आपके पास अगर एस चांद की बुक है तो बहुत बढ़िया, आप उसे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और उनके क्वेश्चन आंसर से भी आप क्या सीखे ये खुद को आप असेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाती है इन टॉपिक्स पर बेस्ड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।